बहुत समय पहले की बात है। रूस के किसी राज्य में जैस्मीन नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी जैस्मीन अपने माता पिता की एक लौती संतान थी, इसीलिए जैस्मीन के पिता के बाद उसको ही राज्य की रानी बनाने का फैसला किया जाता है। लेकिन वहाँ का मंत्री जैक्सन राजा बनना चाहता था। इस वजह से वो जैस्मीन से बहुत नफरत करता था। वो किसी भी तरह जैस्मीन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तभी कुछ दिनों बाद अचानक जैस्मीन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से जैस्मीन को वहाँ की रानी बना दिया जाता है। रानी बनते ही जैस्मीन राज्य को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलाने लगती है। दूसरी तरफ रानी जैस्मीन लालची मंत्री और सैनिकों को जेल में बंद करवा देती है। ये सब देखकर जैक्सन को अपनी फिक्र होने लगती है और वो सोचता है, अगर मैंने जल्द ही उस जैस्मीन की बच्ची को कुछ नहीं किया तो एक दिन ये मुझे भी पकड़कर जेल में बंद कर देगी। मुझे जल्दी से इसका कोई न कोई बंदोबस्त करना ही होगा। फिर एक दिन जैक्सन जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहा था कि तभी उसकी नजर स्कारलेट नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जो वहाँ पर शिकार कर रही थी। स्कारलेट को देखकर जैक्सन बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि स्कारलेट का कद काठी और रंग रूप दिखने में बिल्कुल जैस्मीन की तरह ही था। ये लड़की तो हूबहू जैस्मीन के जैसी लगती है। मैं इस लड़की के जरिए पूरे महल पर कब्जा कर सकता हूँ। उसके बाद जैक्सन स्कारलेट के पास पहुँच जाता है। सुनो लड़की, अगर तुम मेरी एक बात मानोगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी तो मैं तुम्हें रोजाना 200 सोने के सिक्के दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम मुझे रोज सोने के 200 सिक्के दोगे? इतने सारे सोने के सिक्के तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी भी नहीं देखे। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। कहो मुझे क्या करना होगा? स्कारलेट का लालच देख जैक्सन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जैक्सन स्कारलेट को सारी बातें समझा देता है। फिर उसी रात जैक्सन चुपके से रानी जैस्मीन के कमरे में जाकर उसे बेहोश कर देता है और महल के चोर रास्ते के जरिए जैस्मीन को जंगल में ले जाता है। उसके बाद जैक्सन और स्कारलेट जैस्मीन को जंगल की एक पुरानी झोपड़ी में कैद कर देते हैं। सुबह होने से पहले हमें महल में पहुंचना होगा ताकि तुम रानी जैस्मीन की जगह ले सको और किसी को भी हम पर शक न हो। फिर वो दोनों महल में पहुंच जाती हैं और स्कारलेट सबकी नजर बचाकर रानी जैस्मीन के कमरे में दाखिल हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर वो जैस्मीन के कपड़े पहनकर दरबार में पहुंच जाती है। स्कारलेट एक बहुत ही चालाक लड़की थी, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से लोगों को यकीन दिला देती है कि वही असली रानी जैस्मीन है और किसी को भी उस पर शक भी नहीं होता है। रानी बनने के बाद जैक्सन स्कारलेट के जरिए अपने काले कारनामों को अंजाम देने लगता है और अपने मनमानी तरीके से राज्य को चलाने लगता है और सभी गरीब लोगों को लूटने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे स्कारलेट के मन में भी लालच आने लगती है और फिर एक दिन ये जैक्सन तो मुझे रोज सिर्फ 200 सोने के सिक्के देता है, लेकिन मेरा इस्तेमाल करके रोज लाखों रुपए घपला कर लेता है। अब मैं इसके हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती, बल्कि इसे ही पकड़कर जेल में बंद करवा देती हूँ। उसके बाद इस राज्य में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। फिर अगले दिन स्कारलेट जैक्सन को भी जेल में बंद करवा देती है। स्कारलेट से मिले इस धोखे से जैक्सन बौखला जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में झोपड़ी के अंदर कैद जैस्मीन बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जंजीरों से बंधी होने की वजह से वो बेचारी बाहर नहीं निकल पाती। फिर एक दिन जैस्मीन दुखी होकर बहुत रो रही थी
कि तभी वहाँ से गुजर रही एक परी उसके रोने की आवाज सुन लेती है। लगता है इस झोपड़ी के अंदर कोई लड़की कैद है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर वो परी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। अपने सामने परी को देखते ही जैस्मिन राहत की सांस लेती है और रोते हुए परी को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। जैस्मिन की कहानी सुनकर परी को उस पर बहुत तरस आता है और फिर अपने जादू से परी उसे आजाद कर देती है। फिर वो उसे लेकर महल में पहुंच जाती है। अचानक जैस्मिन को देखकर स्कारलेट के तो होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग ये नजारा हैरानी से देखने लगते हैं। ये एक चालबाज लड़की है जो इस मासूम जैस्मिन को कैद करके तुम्हारी रानी बन गई है। तुम सबको धोखा दे रही है ये। नहीं, ये सब कुछ झूठ है। मैं ही तुम सबकी असली रानी हूँ। ठीक है, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। उसके बाद परी जैस्मिन और स्कारलेट को लेकर महल के पिछले वाले हिस्से में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक आग का कुआं था। ये आग का एक जादुई कुआं है। ये कुआं राज परिवार के लोगों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कई सालों पहले इस कुएं का निर्माण किया गया था। अब तुम दोनों एक एक कर इस कुएं के अंदर उतरो। तुम में से जो भी असली रानी जैस्मिन होगी वो इस कुएं की आग में नहीं जलेगी और जो भी नकली होगी वो जलकर राख हो जाएगी। ये सुनकर स्कारलेट बहुत घबरा जाती है। चल लड़की, सबसे पहले तू इस कुएं के अंदर उतर। इतना कहकर परी स्कारलेट का हाथ पकड़ लेती है। तभी स्कारलेट परी से कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं असली रानी नहीं हूँ, मैं तो स्कारलेट हूँ, एक आम लड़की। इस तरह स्कारलेट सब कुछ कबूल कर लेती है। उसके बाद सिपाही स्कारलेट को पकड़कर जैक्सन के साथ ही जेल में बंद कर देते हैं। फिर सभी लोग रानी जैस्मिन को सिंहासन पर बैठा देते हैं। इस तरह से जैस्मिन को न्याय मिल जाता है और वो फिर से रानी बनकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर से राज्य में रानी पार्वती राज करती थी। रानी पार्वती बहुत ही सुंदर रानी थी। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुशहाल रखती थी। उसी राज्य में विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी महक के साथ रहता था। उसकी बेटी महक बहुत ही सुंदर और होशियार थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ईमानदार भी थी। विनोद सुबह ही काम करने के लिए चला जाता था। इस बीच महक घर पर अकेली ही रहती थी। फिर एक दिन जब महक खाना बनाने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि उसकी सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आज तो खाना बनाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है। मैं जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर महक लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ चल देती है, लेकिन महक को एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। सूखी लकड़ियों की खोज में महक जंगल के अंदर जाने लगती है। चलते चलते महक जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाती है। फिर महक सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगती है। जब महक लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी, तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर से गुलाब पर पड़ती है, जिसे देखकर महक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये गुलाब कितना सुंदर है। इतने घने जंगल में भला इतना सुंदर गुलाब कहाँ से आया है। मैं इस गुलाब को अपने साथ अपने घर पर लेकर चलती हूँ और अपने आंगन में इसे लगा दूंगी। महक लकड़ी और गुलाब लेकर अपने घर पर वापस चली आती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब महक अपने गुलाब को देखने के लिए आती है, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
क्योंकि वो गुलाब बहुत ही सुंदर और ताज़ा दिखाई दे रहा था। प्रकृति का बनाया हुआ ये कितना सुंदर गुलाब है। मैं पापा को बुलाकर अभी इसे दिखाती हूँ। पापा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। महक गुलाब का पौधा दिखाने के लिए अपने पापा को आवाज लगाती है। महक की आवाज को सुनकर विनोद वहाँ पर आ जाता है और महक से कहता है, महक बेटा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। मैं कल से काम पर जाऊंगा। ठीक है पापा। अच्छा ये बताइए कि ये गुलाब का पौधा दिखने में कैसा दिख रहा है? जब मैं कल जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी, तब मुझे ये पौधा दिखाई दिया। ये इतना सुंदर गुलाब का पौधा है, इसलिए मैं इसे घर पर लेकर चली आई। विनोद जैसे ही गुलाब की तरफ देखता है, उसे भी गुलाब बहुत अच्छा लगता है। और विनोद जैसे ही गुलाब को अपने हाथों में लेता है, वो अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी थकावट दूर हो गई है। फिर विनोद कहता है, अरे बेटा, जैसे ही मैंने इस गुलाब को छुआ, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे कोई भी थकान महसूस ही नहीं हो रही है। कहीं ये गुलाब कोई जादुई गुलाब तो नहीं है? क्या सच में पापा? जैसे ही आपने इस गुलाब को छुआ, तो आपकी सारी थकावट दूर हो गई। मुझे तो अब लगता है कि ये जादुई गुलाब ही है। लगता है ये जादुई गुलाब सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। विनोद और महक दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, रानी पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो भी उन्हें ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। क्या रानी पार्वती की तबीयत खराब है? महक, इस गुलाब को ले जाकर रानी पार्वती को दे दो। क्या पता इससे वो ठीक हो जाएं। रानी बहुत ही अच्छी हैं। वो प्रजा का बहुत ध्यान रखती हैं। वो ठीक हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। महक जादुई गुलाब को लेकर रानी पार्वती के महल में जाती है और महक जैसे ही गुलाब को रानी पार्वती के सर पर रखती है, रानी पार्वती बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। रानी जैसे ही उस गुलाब को देखती हैं, उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर रानी पार्वती कहती हैं, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती होगी आज तुमने मुझे क्या लौटाया है। तुम्हें इसके बदले क्या इनाम चाहिए बेटा? तुम मुझसे बोलो। महारानी जी, आप गुलाब से ठीक हो गई हैं। इससे बढ़कर हम प्रजा को भला और खुशी क्या हो सकती है। अब मैं अपने घर पर चलती हूँ। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तभी रानी पार्वती जैसे ही उस जादुई गुलाब को छूती हैं, वो गुलाब एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। रानी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। बेटा, आज तुमने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी जी, मैं कुछ समझी नहीं। ये गुलाब भला आपका बेटा कैसे हो सकता है? ये बात उस समय की है जबकि एक डायना नाम की जादूगरनी राजकुमार से शादी करना चाहती थी और जब राजकुमार ने उसे मना कर दिया, तब उस जादूगरनी ने राजकुमार को एक श्राप दे दिया और मेरे बेटे राजकुमार एड्रियन को एक गुलाब के फूल में बदल दिया। बेटा, आज तुमने इस श्राप को तोड़ दिया है और तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम इस राज्य की रानी बनना स्वीकार करोगी? हाँ महक, आज तुमने इस श्राप को तोड़कर मेरी जान बचाई है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है।
उसके बाद एक शुभ दिन पर राजकुमार एड्रियन और महक की शादी हो जाती है। अब राजकुमार एड्रियन और महक उस साम्राज्य के नए राजा और रानी बन जाते हैं। वो दोनों प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, अमीरपुर नामक राज्य में एक राजकुमारी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका नाम राशि था और उसकी बहुत सारी सहेलियाँ थीं। एक सुबह राजकुमारी राशि की माँ ने उसे किस करते हुए जगाया। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। ओह मॉम, आज तो संडे है ना, स्कूल की छुट्टी है, मुझे और सोने दो थोड़ी देर प्लीज। तुम सो सकती हो, लेकिन क्या तुम आज उठकर अच्छे से तैयार नहीं होगी, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। अरे हाँ, आज तो मेरा बर्थडे है, मैं भूल कैसे गई। हैप्पी बर्थडे राशि। थैंक्स मॉम। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन सा केक पसंद है? मैं वही ऑर्डर कर दूंगी। और खाने में कुछ स्पेशल बनाना है, वो भी बता देना। माँ, आप मेरे लिए पिज्जा और एक चॉकलेट केक मंगाना, और मैं अपनी सहेलियों को भी बुलाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन घर पर मैं अपने हाथों से अपनी सहेलियों के लिए अपना फेवरेट कॉर्न सूप बनाऊंगी। फिर राजकुमारी राशि की माँ ने फोन करके पिज्जा और चॉकलेट केक ऑर्डर किया और साथ ही फोन करके राशि की सभी सहेलियों को महल में इनवाइट किया। इधर राजकुमारी राशि नहा धोकर कपड़े पहनकर रेडी हो गई। फिर एप्रोन पहनकर अपनी माँ के साथ सबके लिए अपना फेवरेट कॉर्न सूप बनाने लगी। बहुत जल्द सूप बनकर तैयार हो गया और राशि भी तैयार थी अपने बर्थडे पार्टी के लिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राशि की सभी सहेलियां हाथों में ढेर सारे गिफ्ट लेकर आई हुई थी। हैप्पी बर्थडे राशि। थैंक्स। थोड़ी देर बाद सभी हॉल में जमा हुए। वहाँ एक टेबल पर चॉकलेट केक रखा हुआ था। फिर सभी ने मिलकर राशि के लिए बर्थडे गाना गाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राशि, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर राजकुमारी राशि ने जन्मदिन का केक काटा। उसके बाद सबने मिलकर बर्थडे पार्टी खूब एंजॉय की। थोड़ी देर बाद राजकुमारी राशि की माँ ने सभी को खाने की टेबल पर आने के लिए कहा। चलो आओ बच्चों, अब तुम सबको भूख लग रही होगी, चलो अब कुछ खाते हैं। राजकुमारी राशि चाहती थी कि सभी उसके हाथ का बना हुआ कॉर्न सूप टेस्ट करें। मैंने तुम सबके लिए अपना फेवरेट कॉर्न सूप बनाया है, चख कर देखो, ये बहुत टेस्टी है। तभी पार्टी में आई हुई उसकी एक सहेली जिसका नाम गोपी था, वो बोली, राशि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं सूप नहीं पिज्जा और केक खाना पसंद करूंगी। थोड़ा टेस्ट तो करके देखो गोपी, बहुत टेस्टी बना है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। नहीं राशि, मुझे सिर्फ पिज्जा और केक खाना है। तभी गोपी का हाथ गलती से सूप के बर्तन पर लग गया और सारा सूप टेबल पर गिर गया। ये देख राजकुमारी राशि को बहुत गुस्सा आया। गोपी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा फेवरेट सूप गिरा दिया, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अब मैं तुम्हें खाने के लिए पिज्जा और केक नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो राशि, मैं अभी टेबल साफ कर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर पार्टी में शामिल होने आई उसकी एक सहेली सिमर बोली, राशि ये तुम ठीक नहीं कर रही, गोपी से सूप गलती से गिरा था, गलती तो हर किसी से होती है और तुमसे भी हुई थी। याद है ना, पिछले हफ्ते बगीचे में तुम एक तितली के साथ खेल रही थी और तुम्हारी गलती की वजह से उसका एक पंख टूट गया था। तुम बिना तितली की मदद किए वहाँ से चली गई थी, पर मैंने और गोपी ने तितली की मदद की थी और उसके पंख पर दवाई लगाई। तुमने उस दिन उस तितली के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, तुम उसकी मदद किए बिना वहाँ से भाग गई थी, पर हमने तुम्हारी गलती को भुला दिया और तुम्हारी बर्थडे पार्टी में शामिल होने आ गई। हमने भी तो तुम्हें माफ कर दिया था ना। सिमर की बात सुनकर
राजकुमारी राशि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, सही कहा सिमर, मुझे माफ कर दो गोपी, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे सूप गलती से गिर गया था। फिर राजकुमारी राशि ने गोपी को गले लगा लिया। उसके बाद किचन में जाकर राशि ने गोपी के लिए एक पिज्जा और साथ ही एक बड़ा चॉकलेट केक भी ला कर दिया। ये सब तुम्हारे लिए है गोपी, मुझे माफ कर देना। दोस्ती तो होती है माफ करने और भूल जाने के लिए। फिर गोपी ने राशि को सरप्राइज कर दिया, उसके हाथ का बनाया हुआ कॉर्न सूप मांगकर। राशि, मुझे थोड़ा सा कॉर्न सूप दोगी जो तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। वाओ, सूप तो बहुत ही बढ़िया बना है, तुम तो बहुत ही अच्छी कुक हो राशि। फिर सभी सहेलियों ने मिलकर बर्थडे पार्टी को खूब एंजॉय किया। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती हैं, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती हैं, ये क्या कर रही हो तुम? इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है। वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती हैं। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा
अपनी बेटी महक को नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूँ? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है। अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है। महक भागते भागते महल में जाती है और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती है। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा, आज से ये आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में? ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी? मुझे मारेंगी तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी, आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती हैं। यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती हैं। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा। ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है,
पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी, वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक पीछे मुड़कर देखती है और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। माँ, आप आ गई माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ, अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती है। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।